सब माइक ऑन कर लेते। हाँ। तो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे नोटेशन। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है और उसका क्या मीन है, क्यों जरूरी है, ये हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये हम रिवाइंड करा दे रहे हैं। एक्चुअली नोटेशन क्या होता है? नोटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं रुपीस, रुपया, तो रुपया का रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है? डॉलर होता है, एक होता है, डॉलर में होता है, रुपीस में होता है, ये जो भी हुआ इस ये सब, ये क्या हुआ? नोटेशन हुआ, किसका हुआ? रुपीस का, है ना? तो असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? ये एल्गोरिथम का नोटेशन है। तो एल्गोरिथम का नोटेशन भी हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका जरूरत क्यों है? असिम्प्टोटिक नोटेशन की जरूरत क्यों है? जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी एल्गोरिथम लिखे, कोई भी प्रोग्राम लिखे, तो प्रोग्राम छोटा मोटा, जैसे अभी हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है अभी। लेकिन जैसे हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, 1000, 2000 लाइन, 5000 लाइन्स या प्रोजेक्ट, तब वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जरूरत पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उस प्रोग्राम को या उस एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, या फिर वो मेरा कितना स्पेस ले रहा है। तो एक बीइंग ए गुड प्रोग्रामर, हमको डेटा को वर्क करना है और उसका टाइम भी देखना है, कितना टाइम उसको रन करने में लग रहा है और कितना स्पेस लग रहा है। ठीक है ना? तो इसको 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 करने के लिए कुछ हमारे पास में नोटिफिकेशन है, और कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लो कि अभी तो हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम किए, उसमें इसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सीख के रखना, और एग्जाम में इसका इससे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो हम नोट्स भी दे देंगे, तो ये इसको देख लेना है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में गाड़ी है, तो हमारा गाड़ी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल रहा है, तो इसमें मेरा पेट्रोल का उतना ज्यादा जो है, हमको हम लोग इतना सोचते नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा चीज जो है उतना नहीं सोच रहे। लेकिन जब हमारा रिक्वायरमेंट जब लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर बढ़ता है, तब वहां हम लोग पेट्रोल का एक एक चीज जाके हम लोग उसका हम लोग कितना स्पेंट एनालिसिस करते हैं कि कितना एनालिसिस हो सकता है, ये हो सकता है, वहां पे हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन छोटा मोटा चीज में नहीं। इसलिए एल्गोरिथम में भी जो बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें एनालिसिस हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो इसमें से जो होता है, तो इसका नीड क्या है? तो सबसे पहला, मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी एल्गोरिथम हम का जो हम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एल्गोरिथम है जो कि मतलब सुपर कंप्यूटर है या फिर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, तो उसमें कम टाइम लिया, है ना, और जो कम कंप्यूटर है उसमें, तो मेरा जो नोटेशन है वो मेरा मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मशीन जो भी हो, लेकिन मेरा टाइम जो है वो मेरे को, मेरा जो अपना जो टाइम है वो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जितना टाइम लगेगा वो सभी मशीन में एप्लीकेबल है, उससे फास्ट मशीन का फास्ट एंड स्लो से कोई मतलब नहीं है। हेल्प्स कंपेयर एल्गोरिथम फॉर लार्ज इनपुट, जैसा कि हमने बताया, इग्नोर हार्डवेयर कंपाइलर, ये सब से हमको मतलब नहीं। हम जो प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, कितना स्पेस ले रहा है, किस हिसाब से हम उसमें इनपुट्स दिए हैं, तो बेसिकली डिपेंड करता है इनपुट्स पे। इनपुट्स पे हमारा, और उसके बाद हम प्रोग्राम कैसे लिखे हैं, वो कैसे दोनों बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से।
जैसा कि बताया कि वो छोटा मोटा प्रोग्राम है या छोटा मोटा मेरा खर्च है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो ये कांस्टेंट खर्च है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा खर्च होता है वो, जैसे मान लो तो हम लोग फोकस ओनली ऑन डोमिनेंट फॉर्म, जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 10 है, एक्स का वैल्यू 10 है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें दिक्कत नहीं है ना। अगर फॉर लूप में मेरा अगर लूप जो है आई से लेके एन टाइम चल रहा है, तो ये एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एन का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना। 8 का वैल्यू 100 भी हो सकता है, 8 का वैल्यू 1000 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कोई निकालना मेरे को वर्स्ट केस क्या हो सकता है या मेरे को बेस्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है। तो जैसे इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास में जमीन है। ठीक है, हमारे पास एक जमीन है और मेरे को जमीन में घर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डर के पास में जाएंगे। तो बिल्डर अब हमको रेट देगा उस पर। बिल्डर से पूछेंगे कि भाई बताओ एग्जैक्टली मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो गूगल सारा चीज देखता है, उसमें कितना कमरा है, कहाँ पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सब चीज अपना अपना कॉस्टिंग वस्टिंग बैठा के उसको एक रेट देता है। हम्म, जैसे कि एक रेट दिया, बोला कि 15 लाख रुपया लगभग लगेंगे। तो लगभग लगेंगे, लेकिन फिर वो बोला कि लगभग नहीं, मान लो कि इसकी तो अभी हम डीएस को बनने में मान लो कि 1 आध साल लगेंगे, तो कुछ रेट बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है। तो फिर वो बोला सोचता है कि मान लो कोविड आ गया, कुछ आ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, या फिर कुछ का दाम मर गया, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें ऊपर नीचे रेट भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट रेट तो अभी बोल नहीं सकते हम। तो फिर भी लेकिन बताओ कि कितना मैक्सिमम कितना लगेगा, उससे ऊपर मेरा नहीं जाना चाहिए। तो बोला बताता मेरा आपका जो खर्च है वो 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। 20 लाख में मोटा मोटी हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। अब होता है कि मिनिमम मेरा कितना लगेगा। तो वो बोला कि मिनिमम आप 10 लाख रुपए मान के चलिए, है ना। आप मैक्सिमम, तो ये तीन उसको दिया, तो मैक्सिमम मान। तो हमको किसको लेके चलेंगे, हम मैक्सिमम को लेके चलेंगे। ये तो मेरा होगा ही नहीं, इसमें भी डामाडोल रहेगा, लेकिन मैक्सिमम हम घर अगर मेरे को बनाना है तो हम किसको फोकस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करके हम घर बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, और ये हो गया सेकंड सिनेरियो, और ये हो गया थर्ड सिनेरियो। तो ये हो गया वर्स्ट केस में। वर्स्ट वर्स्ट केस में मेरे को कितना लगेगा, मैक्सिमम इतना लगेगा, है ना। तो इस चीज को जो मेरा जो एल्गोरिथम अगर चलेगा या फिर उसमें अगर कोई भी इनपुट है, तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट एनालिसिस क्या हुआ, ये हुआ। तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट एनालिसिस क्या हुआ, ये हुआ। मेरे से ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा, लेकिन ये और सबसे लोअर बाउंड हो गया, ये हो गया मिडिल बाउंड हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फीड और परम्यूटेशन। वेट, तो केस नंबर 2 क्या होगा, बिग ऑफ परम्यूटेशन। तो ये रिप्रेजेंट क्या किया, अपर बाउंड। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी से हमको पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे नोटिफाई करेंगे, ये होता है
ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ये क्या हुआ, बिग ऑफ नोटेशन। मैक्सिमम केस में मेरा मान लो एन नहीं एन स्क्वायर तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता ये। अब ये क्या हुआ, एक हुआ मान लो इसको, दूसरा हुआ ये क्या हुआ, केस नंबर 1 थीटा नोटेशन। क्या हुआ, थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड। इसने एग्जैक्ट रेट बताया था इतना, लेकिन मेरा वर्स्ट केस में उतना जाएगा, है ना। वेन बेस्ट एंड वर्स्ट केस था सक्सेस, ठीक है। अब उसका नीचे वाला जो है, तो इसको हम लोग कैसे नोटिफाई करेंगे, इसको थीटा से, ये कैसे करेंगे, थीटा से, थीटा ऑफ एन लिख सकते हैं उसको। अब ये क्या हुआ, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड हम कैसे लिखेंगे, ये इसका डेफिनेशन निकालते हैं। अच्छा हुआ ओमेगा नोटेशन, है ना। लास्ट वाला जो हुआ ये कितना नंबर हुआ, ठीक है, 1 to 3 ये लोअर बाउंड हो गया, ये एग्जैक्ट बाउंड हो गया, ये हो गया अपर बाउंड। तो हम किसी भी चीज का जो नोटेशन, जो बेस्ट नोटेशन मेरा क्या हुआ, बेस्ट नोटेशन। हम एल्गोरिथम का मैक्सिमम वर्स्ट केस लेकर के चलेंगे, मेरा इतना टाइम लगेगा, चाहे वो जो भी मशीन आ जाए, जिस लेवल का भी मशीन है कुछ भी, मेरा मैक्सिमम इस एल्गोरिथम को रन करने में, इस प्रोग्राम को रन करने में मेरा बिग ऑफ नोटेशन लगेगा। अब इसका अलग अलग है, इसका कुछ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है, वो हम दे देंगे। उसको निकालने के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स में आता है, तो छोटा मोटा चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। What is asymptotic analysis? Is a method used to evaluate the performance of the algorithm, है ना, by studying how its time or space requirement grows as input size become very large. जैसे input size बढ़े तो उसका time और space कितना लगेगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। It focus on the growth rate, not the exact execution time. Why asymptotic, इसे हमने डिस्कस कर लिया। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं, सर्चिंग ए बुक इन ए लाइब्रेरी। अगर हम एक बुक अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेल्फ, अगर केस 1 में अगर अनऑर्गेनाइज सेल्फ है, तो चेक बुक 1 by 1, अगर 1 by 1 चेक करें तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो n टाइम्स लग गया यहाँ पे, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n। अच्छा, अल्फाबेटिकली मान लीजिए सॉर्टेड है, तो डिवाइड बुक इनटू हाफ इस टाइम। अल्फाबेटिकली है, पहले ए हुआ फिर बी हुआ, तो हम वहां जाकर के देखो, तो इसका क्या हुआ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। सबसे कम टाइम किसमें लगा, मेरा उसमें लगा। asymptotic analysis help decide which method scales better for large library। तो इसमें हमको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड मेरे लिए, कौन सा मेरे को अगर बिग ऑफ नोटेशन इसके लिए लगाना है या ये लगाना, क्या लगाना है, ठीक है।
तो सबसे वर्स्ट केस के लिए सबसे बेस्ट हमारा वीडियो ये लगाता है। अब फाइंडिंग द नेम इज मोबाइल नंबर, है ना। अब ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर सर्च का नोटेशन क्या होता है, बुक नोटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एंड होगा, बाइनरी सर्च, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, उसका वो लोग एंड होता है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। लीनियर सर्च का क्या हुआ नोटेशन, बुक ऑर्डर ऑफ एंड, और बाइनरी सर्च का ये, तो इसका हम दे देंगे, सब चीज को ये नहीं करना है। अब यहाँ पे मान लो फॉर लूप है, ये फॉर लूप कितना टाइम चला ये डिपेंड करता है एन के ऊपर, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो, ऑर्डर ऑफ एन। अब जैसे नेस्टेड लूप है, यहाँ पे एक आउटर लूप के लिए इनर लूप चल रहा है, आउटर लूप के लिए इनर लूप, तो इसका कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। जो ये चल रहा है इसके एक आउटर के लिए एक इसके लिए एन स्क्वायर हो गया। तो कंपेरिजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, अपर बाउंड वर्स्ट केस, है ना, सबसे लोअर बाउंड और एग्जैक्ट बाउंड एवरेज केस। अब अब जैसे कांस्टेंट, है ना, मान लो कि मेरा कुछ वैल्यू जैसे है कि कांस्टेंट, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक्स का वैल्यू 10 हो, वो एग्जैक्ट है, वो तो चेंज नहीं होगा, 10 है तो 10 ही है, उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन एन टाइम्स चल रहा है तो वहां चेंज होगा, तो उसको इसको हम लोग क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 1। कांस्टेंट वैल्यू है, किसी चीज का वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि एरे हुआ, एरे में एरे 2 का वैल्यू निकालें तो क्या हुआ, कांस्टेंट में जाएगा, उसमें तो कुछ, लेकिन एन टाइम में जा रहा है तो मेरा वैल्यू कर सकता है, उसमें एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता है। कांस्टेंट टाइम को हम लोग, जैसे हम लोग छोटे छोटे चीज को इग्नोर करते हैं, उसी तरह हम लोग जब भी निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे और हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एन को एवेल्यूएट करते चलेंगे। The importance of complexity analysis help choose efficient algorithm, improve software performance, reduce execution time and memory uses। अब यहाँ पे जैसे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरा क्या है, ए एक कांस्टेंट टाइम लिया, बी कांस्टेंट टाइम लिया, ए भी कांस्टेंट टाइम लिया, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया इसका कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो इसमें ए प्लस बी क्या हुआ 30। अब यहाँ पे अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, मान लो यहाँ पे एक आर हम लेते हैं सी, एक सी ले लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे मेरा काम इससे भी चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट किया, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गई, जो कि हम ये कर सकते थे। तो इसी तरह से हमको एनालाइज करना है कि प्रोग्राम में कि मेरा हम क्या क्या कौन कौन सा वेरिएबल यूज करें और कितना हम कम से कम वेरिएबल यूज करें कि मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, और मेरा इनपुट किस हिसाब से होगा, रिवर्स इनपुट के हिसाब से होगा, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर कम हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम स्वैपिंग नंबर को बनाते हैं, अब इसी को ए और बी को स्वैप करना है, तो एक तो मेथड, एक तो लॉजिक होता है, जैसे मान लो कि ए इक्वल टू बी माइनस 1, है ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करके बनाते हैं। और दूसरा हुआ स्वैप का प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो कि एक और टाइम वेरिएबल ले लिया, टाइम वेरिएबल ले लिया, अब
टेंथ में डाल दिए ए को, ठीक है। अब उसमें ठीक है, वैल्यू को मान लो टेंथ में डाल दिए। अब बी इक्वल टू सपोज ए, बी इक्वल टू ए, अब टेन इक्वल टू बी। तो समथिंग इस टाइप से हम अगर लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे मेरा 3 वेरिएबल लग रहा है। अब हम उसको प्लस माइनस करके अर्थमेटिक करके अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को काम है। तो हमको ये लॉजिक लगाने समय ये देखना है कि मेरा किस टाइप का लॉजिक है, इससे हमको टाइम जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, इस हिसाब से हमको अपना लॉजिक लगा करके देखना है, चलना है। तो ये हुआ मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इस पे काफी सारा क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आता है, जिसको नोट्स में दे देंगे, तो नोट्स को देख करके उसको फिर निकालना है। और हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, एरे ऑपरेशंस। तो सभी तक तो एरे हम देखे, एरे को ट्रेवर्स किए, एरे को प्रिंट किए, यूटिलाइज किए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो इस टाइप का एग्जाम भी आता है, ठीक है। तो एरे में हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि एक मेरा, तो पहला ऑपरेशन क्या है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन में हमको इंसर्ट करना, जैसे मान लो एरे ऑफ 100 है। अभी हमारे पास ये तो मेरा 200 टाइम्स है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Excuse me, sir. 800। Display हेलो is not visible. हेलो, और डिस्प्ले नहीं आ रहा सर। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है आपका। ओके, अभी ठीक है। यस सर, आ गया। तो हम मान लो एक एरे 100 का लिए, ठीक है। अब मेरा मैक्सिमम उसमें हम वैल्यू डालें 10, तो इसमें मेरा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, अभी पोजिशन मेरा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा पोजिशन हुआ और ये हुआ मेरा इंडेक्स हुआ। ये क्या हुआ, इंडेक्स, ये मेरा पोजिशन। अब मेरे को फिफ्थ पोजिशन है यहाँ पे, सपोज अभी मेरे पास में वैल्यू है 2 6 10 12
कुछ भी हम नंबर बोल डाले 50, 60, 55, 12। अभी क्या करेंगे तो फिफ्थ पोजीशन है ना, फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो पोजीशन क्या हुआ, सपोज ये हम पोजीशन हम चाहे तो पूरा बना के इधर से भी ले सकते हैं कि भाई कौन सा पोजीशन में करना है। यहाँ पे अभी कांस्टेंट है फिफ्थ पोजीशन, कौन सा पोजीशन में करना, फिफ्थ पोजीशन। पोजीशन कुछ भी हो सकता है, अभी हम फिफ्थ पोजीशन में। तो फिफ्थ पोजीशन जो हुआ ये अगर इंडेक्स में देखा गया, ठीक है, तो क्या वो 4 हुआ। तो पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन -1। अगर इंडेक्स निकालेंगे तो पोजीशन -1 हुआ और ये हुआ। अब यहाँ पे हमको 30 है। अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना है 30 की जगह सपोज हम यहाँ पे कर दें 50 इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमको 50 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ठीक है 100 तो स्पेस मेरे पास में है, लेकिन अभी 0 से लेके 9 एन का वैल्यू अभी मेरे पास कितना है 10। एन कितना हुआ 10 हुआ ना, 0 से 9 10। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है। तो अब हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, है ना। इंसर्शन ऑपरेशन हम देख रहे हैं इसमें, तो कैसे करेंगे हम इसको देखो। तो इसको एक हमको यहाँ इसको बढ़ाना पड़ेगा सबको। पहला हुआ इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर 60 को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो एक और मेरे को जरूरत पड़ेगा 10। ठीक, तो n इक्वल टू n प्लस 1। अब n का वैल्यू कितना होगा 11, है ना, 0 से लेकर n इक्वल टू n प्लस एक स्पेस और लगेगा जब हम इसको करेंगे। तो मेरा क्या हो गया 10 से लेके हमको 10 से लेके यहां से 6 से लेके 10 तक चलेगा लूप मेरा, 10 से लेके 6 तक चलेगा लूप, ये हो गया। मेरा मान लो कि जैसे 10 से लेके 6 तक जो हुआ, 10 से लेके 6 तक, ये मेरा क्या हो गया, मेरा टारगेट लोकेशन है। हमको टारगेट इस पे जाना है 10, 9, 8, 7, 6 टारगेट लोकेशन हो गया। अब मेरा सोर्स क्या है, इसको 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक क्या हुआ सोर्स, 5 से 9 तक मेरा सोर्स हो गया। टारगेट कहाँ है, मेरे को इसमें जाना है सोर्स वेरिएबल में। अब इसको हम कैसे देखेंगे प्रोग्राम में, किस हिसाब से इसको करेंगे, क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे वो हमको देखना है। तो क्या करेंगे हम, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएं, एक आई लेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू क्या रखेंगे, मेरा क्या है n, यहां से हमको चलना है 10 से लेके कहां तक चलना है, सपोज हम 10 रख दिए, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 में 11 हो गया सपोज, अभी तो इसको ये पड़ गया 11, तो 11 मेरा क्या हो गया n हो गया, आई की वैल्यू n से, ठीक है, n से इधर करेगा, क्या करेगा, n का वैल्यू डिक्रीज करेगा, कब तक चलेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां तक जाएगा, देखो यहां से लेके कहां तक जाएगा, मेरा ये कहां है, मेरा पोजीशन तक जाएगा, हमको तो यहां से करना, पोजीशन तक जाएगा,
पोजीशन I माइनस माइनस। अब हम क्या किए, ए आई में, अब हम यहां से शिफ्टिंग चालू करेंगे ए आई, तो ए आई कितना है मेरा, ठीक है, ए आई, ये अभी ए आई मेरा वैल्यू हम इसको एक इंक्रीज करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, ए आई यहाँ पे हुआ, तो ए आई में क्या जाएगा, ए आई में क्या जाएगा, ए आई माइनस वन, ये माइनस वन है, इसमें अगर हमको वैल्यू डालना है तो अभी क्या हुआ, 12 चला गया, इसमें भी अभी 12 है, इसमें 12 चला गया, इस ऑपरेशन से उसको बंद कर दिया, फिर आई का वैल्यू माइनस हुआ, एक माइनस हुआ मान लो, ठीक है, तो आई का वैल्यू हुआ, है ना, अब हमको किसमें डालना है, किसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, तो ए आई, अभी आई का वैल्यू 9 है, अब इसको हमको उठा के यहाँ डाला, अब कितना हो गया यहाँ पे 55, तो इस हिसाब से एक एक करके वो पूरा पूरा हुआ, अब ये मेरा क्या हुआ, मेरा खाली हो गया, है ना, अब ये खाली हो गया, अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या हुआ, एरे में वैल्यू हम अपना डाल देंगे, जो भी इसका पोजीशन है, तो इसमें क्या डालेंगे, एरे, जो एरे में जो भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन, तो एरे में इंडेक्स में देखेंगे तो पोजीशन जो भी होगा, मान लो ये 5 है, तो एक माइनस कर देंगे, पोजीशन माइनस 1, पोजीशन माइनस 1, ठीक है, अब हमको ये इंडेक्स मिल जाएगा, -1 करेंगे तो क्या डालेंगे, वैल्यू, जैसे यहाँ पे मेरा खाली हो गया, इसको सबको हम शिफ्टिंग कर देंगे, खाली हो गया, ये हो गया, तो मेरा वैल्यू हो गया, अब हम उसके बाद चाहे तो डिस्प्ले करा दो, 0 से लेके यहाँ तक, तो पूरा भी 51 हो गया, इस हिसाब से, तो ये प्रोग्राम हम देंगे, इसको प्रोग्राम को रन करा के देख लेना है, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा इस चीज को। अब दूसरा लॉजिक है हमारा डिलीशन, डिलीट कैसे करेंगे, ये तो हुआ मेरा लॉजिक, ये तो मेरा लॉजिक एक हो गया, अब डिलीट कैसे करेंगे, सेम चीज बनाएंगे, ट्वेंटी 30 40 90 10, मान लो मेरे को ये हुआ पोजिशन 1 2 3 4 5, तो अब इस पोजिशन को मेरे को डिलीट करना है, इसको मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है ना, तो डिलीट करेगा तो मेरा क्या होगा, एक कम हो जाएगा, अरे यहाँ पे अरे कितना है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो कितना 4 हो जाएगा, ये इसको डिलीट करना है, तो इसको एक कम हो गया, वहां पे एन का वैल्यू प्लस किए थे, एन का वैल्यू माइनस हो गया, तो एन माइनस माइनस हो गया, ये अब इसको डिलीट करेंगे, तो ये कैसे होगा, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, हम क्या करेंगे, 40 को यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, और इसको यहाँ लिया है, तो ये हो गया खाली, एक तो खाली हो गया मेरा, तो एन का वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, इस हिसाब से ये वाला हमारा प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम चलेगा, इस हिसाब से देख लेते हैं इसके प्रोग्राम को, ये स्क्रीन दिख रहा है, यस सर, तो एरे के बारे में तो हम लोग जानेंगे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, each element is accessed using index
है ना, सी एरे इज फिक्स, ठीक है। सो इंसर्शन डिलीशन रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट्स मेमोरी। तो एरे तो फिक्स होता है इसलिए, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी होता है, कंपाइल टाइम में जनरेट होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई तुम कहीं जाते हो, है ना, किसी लाइन में, उसके लाइन में बीच में घुसना है, तो वो तो स्टैटिक लाइन है चाहे जो है, लेकिन तुमको बीच में घुसना है, तो बाकी लोगों को तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा तुमको ताकत दिखाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो भी है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। एरे इंसर्शन स्पेसिफिक लोकेशन में, तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है, रीड द साइज ऑफ एरे एन। अगर एन एन को हम लोग चाहें तो रीड भी कर सकते हैं, रीड द एरे एलिमेंट, इसको भी रीड कर लिया, वहां कांस्टेंट दिए थे। रीड द एलिमेंट इज इंसर्टेड द पोजीशन, कौन सा पोजीशन में है। अब शिफ्ट एलिमेंट एन माइनस वन और पोजीशन माइनस वन, ये इंसर्ट न्यू एलिमेंट, पोजीशन माइनस वन में न्यू एलिमेंट कर दिया, इंक्रीज एरे साइज बाय वन, वन कर दिया, अब डिस्प्ले कर दिया। अब इसको देख लेते हैं इसी एल्गोरिथम को कैसे। मान लो कि यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दिए, स्टैटिक एरे डिक्लेयर कर दिया 100 का, एन वेरिएबल ले लिए, आई ले लिए, एलिमेंट ले लिए, है ना, पोजीशन ले लिए। तो पहला एन नंबर जितना, हम यहाँ पे डायनेमिकली यूजर से हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कितना लेना, क्या करना है, कितना एलिमेंट, कितना लेना है। मान लो एन का वैल्यू 10 लिया, तो फिर वही 10 से कुछ लूप चलेगा, इंटर एरे एलिमेंट, है ना, एरे एलिमेंट को फिर इंटर भी कर दिया, यूजर ही इंटर किया यहाँ पे 10 20 30 40, मान लो 10 किया तो 10 बार इंटर कर दिया, ठीक। यहाँ पे शो ये कर दिया। पोजिशन भी ले लिया, कौन सा पोजिशन में करना है और कौन सा एलिमेंट को इंसर्ट करना है। जैसे वहां पे हम बताए थे 50 को एलिमेंट करना है, तो जो उसको भी ले लिया, सारा चीज यूजर से ले लिया। तो अगर तुमको इंसर्ट करना बीच में तो कितना करना है वो बताइए, अब पोजिशन भी बताइए कौन सा पोजिशन में है, तो इस हिसाब से प्रोग्राम होगा। अब वो लूप चला, आई का वैल्यू एन टाइम से, है ना, पोजिशन ग्रेटर देन इक्वल पोजिशन माइनस माइनस वन। अब उसको एक एक करके शिफ्टिंग करते हुए इस हिसाब से शिफ्टिंग किया, उसके बाद एरे का पोजिशन में एलिमेंट को डाल दिया। अब उसको हमको आगे रीड करना था, प्लस प्लस कर दिया, अब यहाँ पे रीड किया, बोले तो पूरा पूरा आ गया मेरा। तो ये हुआ मेरा एल्गोरिथम ऑफ द इसका, ठीक। अब इसी तरह से डिलीशन का क्या है, डिलीशन मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन एंड शिफ्टिंग द रिमेनिंग एलिमेंट टू द लेफ्ट। तो वहां से करना, सबको लेफ्ट करना है। इसको क्या किया था, राइट शिफ्ट किया था, जगह बनाना, किसी को जगह बनाना है तुमको कहीं क्यूब में, तो क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा सबको। अगर मान लो कि तुमको अगर वहां के बीच में गैप है, तो क्या करें, सबको लेफ्ट शिफ्ट, कहीं को गैप को फिल करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, इसको शिफ्ट कर लिया, डिलीशन एन को रीड किए, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना उसको रीड किए, पोजिशन को रीड किए, ठीक है। शिफ्ट एलिमेंट फ्रॉम पोजिशन टू एन माइनस वन। अब सबको शिफ्ट को क्या किया, पोजिशन टू एन माइनस वन की ओर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। डिक्रीज द एरे साइज बाय वन, एक एक करके एरे का साइज को डिक्रीज करते हैं डिस्प्ले। इसको देखते हैं प्रोग्राम में, एन ले लिए, एरे एलिमेंट को इंटर कर दिए, पोजिशन को इंटर कर दिए। अब ये तो डिलीट करना है, इसलिए एलिमेंट हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट डिलीट कर देना है और उसके एक माइनस कर देना। तो पोजीशन से लेके हम आई का वैल्यू, पोजीशन से लेके कहाँ तक गया, एन माइनस वन तक गया, वहां तक गया। और उसके बाद फिर आई का वैल्यू क्या किया, आई प्लस वन, फिर उसके बाद ए आई में डाल के दिए, एक एक एक, ठीक है। एक आगे वाला को फिर पीछे किए, तो एक आगे वाला वैल्यू को फिर इसमें आई में बैठाते गए। अब लास्ट में एन माइनस वन, मान लो कि पांच, उनका वैल्यू पांच था तो उनका वैल्यू कम हो गया एक, तो इससे एन माइनस वन, अब इसको प्रिंट करा दिया यहाँ पे, हो गया। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं अगर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें एल्गोरिदम भी लिखेंगे? अगर अगर एग्जाम में पूछता है कि एल्गोरिथम लिखो या फिर प्रोग्राम लिखो, दोनों से एक चीज है। एल्गोरिथम लिखना बोलेगा तो एल्गोरिथम लिख देना है, अगर बोलेगा सर write a असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन मिला है। उसमें क्या लिखा हुआ, एल्गोरिथम बोला है या फिर दोनों ये किया, देखो सी डिपेंड करता प्रोग्राम लिखा है उसमें तो सर। प्रोग्राम लिखने बोले हैं तो है, आपको मैं प्रोग्राम काफी लिखना है, सब प्रोग्राम ही लिखना है, एल्गोरिथम नहीं लिखना है। अगर उसमें आ गया कि डिफाइन विद द एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम लिखना है, तो उसको तब सी प्रोग्राम मिला है ना, तो प्रोग्राम लिखना है, तो यही प्रोग्राम को लिख देंगे। ठीक? इसको तुम लोग घर में रन ऑन करके देखोगे, थोड़ा ये सब करके देखोगे तो समझ में आएगा। अभी अब इसको एक मिनट, इसको शेयर कर रहे हैं। विजुअल है? यस सर। हाँ एक मिनट, ये मेरा शेयर नहीं पड़ा, शेयर हो गया ना? शेयर हो गया सर, आ गया स्क्रीन। ठीक। इसको हम रन हो चुका है सर। ये रन नहीं हो पा रहा, स्टॉप शेयरिंग बोला है, तभी एक काम करो, रन हो इसको हम भेज दे रहे हैं, बस बस अच्छा। चंद ये करके देख लो सारे लोग, लैपटॉप में तो बैठे हो तो अपना अपना चला के, ठीक है, चला के देख लो, और इसमें कुछ जो भी होगा अभी इसको डिस्कस कर लेंगे। मैडम को मैं भेज दे रहा हूँ, चला के देख लो, फिर इसका जो क्वेश्चन जो होगा उसमें देख लेते, यहाँ से वो आ नहीं पा रहा। सर वो प्रोग्राम रन हो चुका है, नीचे में कंसोल बटन में आ गया है। क्या बोला? बटन में सर है वो, रन हो चुका है। नीचे बटन में कंसोल में क्लिक करेंगे तो इनपुट ऑप्शन आएगा। वेट वेट, हाँ तो बात हुआ ठीक तो उसके बाद है, हाँ हाँ हो जाएगा, रन करेंगे तो देखिए। ठीक ठीक। हम्म, चलो ठीक है, आगे दिखाओ मेरा इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सपोज हम दे 5, 10, इंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, ठीक है। कौन सा पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो मान लो कि थर्ड पोजीशन में, देखो आ गया, थर्ड पोजीशन में इंसर्ट कर दिया, मेरा एक बढ़ गया, कितना था पहले 5 था, हमको बोले 6 हो गया, हमको इंक्रीज किया यहाँ पे, हमको एक इंक्रीज कर दिया लास्ट में, तब जाके वहां से वहां तक ग्रेड किया। अब उसका जो पोजीशन था, पोजीशन तो मेरा ये था, पोजीशन तो हमने एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम भेज दे रहे हैं, इसको चला करके देख लेना, और दूसरा एक और एग्जाम्पल इसको बता दे रहे हैं, रिलेशन वाला प्रोग्राम।
सीरियल में डालते तो थोड़ा समझ में आ जाता। मैंने सेकंड नंबर को हमको डिलीट कर दिया, 20 को डिलीट होकर आ गया। 10, 30, 40, 50 एक कम हो गया, एन को माइनस माइनस कर दिया, कम हो गया। तो ये वाला मेन लॉजिक ये है, इसको या इसको देख लेना घर में चला के बाकी सब हो जाएगा। कहाँ पे उनको क्वेश्चन 1 - कहाँ पे 1 - 1 लिखना, या फिर अपना जो लॉजिक लगा करके कर सकते हैं, इसके हिसाब से होगा। तो ये इसके बाद फिर है सर्च ऑपरेशन। तो ये सब इतना, फिर अपडेट। अपडेट तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्च में क्या है, कोई वैल्यू को अगर सर्च करना है इसमें, तो उस वैल्यू को डाल दिया, उस एलिमेंट को इतना सर्च कर लिया। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है, एक हुआ एरे इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। तो ये तो लॉजिक वाला पार्ट है। तो लॉजिक वाला पार्ट तो तुमको खुद से डेवलप करना पड़ेगा और एक एक प्रोग्राम को चला चला के देखना पड़ेगा कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस किए जो ये, तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट अपना कल से टॉपिक में जाएंगे आगे, डेटा स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए, और जो भी असाइनमेंट मिला उसको भी देखेंगे। जब टॉपिक आता है उसके हिसाब से फिर आगे देखते बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या देखे, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। उसमें तो सबसे बेस्ट केस एनालिसिस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n, बिग ऑफ n, है ना। तो इसमें अगर मान लो कि ये आता है तुम्हारा एल्गोरिथम लिखने के लिए आएगा, तो उसका नेचुरली है कि थोड़ा सा कम नंबर का आएगा, 5 नंबर का है एल्गोरिथम। अगर एल्गोरिथम प्लस दोनों लिखने के लिए आ जाता है, इसको दोनों, तो उसका नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर एक्सप्लेन करना नंबर के हिसाब से सारा डिपेंड करता है। अगर ज्यादा दोनों बोला तो दोनों चाहे तो उसको लिखा जा सकता है। अगर एल्गोरिथम अपना तरीका से चाहे तो उसको लिख लो, तो समझ में आना चाहिए प्रोग्रामर को। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी इक्वेशन, एनी प्रॉब्लम। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये प्रोग्रामर को दे दिया जाएगा, प्रोग्रामर अपना इसके हिसाब से किसी भी लैंग्वेज को पकड़ के उसमें अपना वो बनाएगा। तो ये सब चीज धीरे धीरे करके डेवलप होगा, एक बार में नहीं होगा। तो ये हम भेज देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एक और टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसको जस्ट हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, तो लिंक लिस्ट होता क्या है, फिर उसमें हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग देख लेंगे। तो जैसे मान लो कि हम लोग एरे क्या हुआ मेरा, कब जनरेट होता है मेमोरी में, कंपाइल टाइम में। और एरे क्या हुआ, स्टैटिक मेमोरी जनरेट हुआ। अभी जैसे हम लोग जो प्रोग्राम किए एरे का, तो एरे का जो मेरा अपर बाउंड 0 से 99 या 100 तक था। अब उसमें से जितना भी हम उस एलिमेंट हम एंटर किए, तो मेरा एक स्टैटिक मेमोरी हमको वहां पे कंपाइलर बना के दे दिया। अब उसमें तुमको जितना यूज करना है करो। तो मैक्सिमम साइज इसलिए दे देते हैं कि मेरा जो है एरे ये ओवरफ्लो ना हो, है ना। जैसे मान लो कि हम दे दें, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है, मान लो कि यूजर ने इनपुट दिया, यूजर मान लो कि तुमने 100 डिफाइन किया, यूजर दे दिया 101, तो वहां पे क्या होगा कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, या फिर मान एकदम से होगा तो मेमोरी में स्पेस कांस्टेंट होकर आ रहा है। तो उसी चीज को ओवरकम करता है हमारा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का पहले तो हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है हमने देख लिया उसको। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा दिए ना। यस सर, हो गया कॉलक और मैलॉक। तो अब जो पढ़ेंगे आगे, तो उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कैलॉक, मैलॉक, ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। तो कैलॉक से कैसे मेमोरी हम लोग कैलॉक से ही करेंगे, क्योंकि कैलॉक जो मेमोरी होता है क्या करता है, ब्लॉक में मेमोरी असाइन करता है। तो मैलॉक को इस्तेमाल करके करेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेना। तो जो भी नोड बनाएंगे वो स्ट्रक्चर के थ्रू से ही बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बताओ।
हाउ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस द स्ट्रक्चर इन एरे, और स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या, स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। Structure is a user-defined data type. तो इसमें इसका जो नंबर्स जो होगा वो हम डिसाइड करते हैं कि नंबर क्या होगा इसमें, तो इसको हमको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट का बनाना है तो स्टूडेंट का जो भी नंबर हम लोग लेंगे, स्टूडेंट का आईडी लेंगे, रोल नंबर लेंगे, मार्क्स लेंगे, नेम लेंगे और वो लेंगे, तो उसमें डिपेंड अपॉन नंबर्स वेरिएबल। और उसके बाद फिर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, है ना। जैसे S1 बना लिया, S2 बना लिया, तो S1 डॉट ये करके हमने उसको एक्सेस किए। फिर तो S1 डॉट उसके बाद जितना नंबर सबको एक्सकैन किए, फिर प्रिंट किए। S2 से किए, S3 से किए, S5 से किए, 5 10 है, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पर बढ़ जाता है, 100 ऑफ स्टूडेंट का करना है, इनकेस 100 ऑफ स्टूडेंट का मॉड्यूल लेना है, तो हमको क्या करेंगे, एरे बना देंगे उसका। और हमको सारा चीज पता है, सारा पूरा पूरा सी का जितना कॉन्सेप्ट है सब पढ़ लेंगे। अब हमको कॉन्सेप्ट को बस उसका जो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में हमको उसको सी के थ्रू से उसको हम लोग को कॉन्सेप्ट को करके लिखना है आगे धीरे धीरे करके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर के थ्रू से आगे हम लोग करेंगे। स्ट्रक्चर एरे देख लेना, अब स्ट्रक्चर पॉइंटर भी देख लेना, स्ट्रक्चर का जो पॉइंटर है वो कैसे काम करता है, क्या करता है। ये सब चीज को आगे हम लोग देखते हुए नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, ठीक है।